कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का ये, यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। एआई समिट में कपड़े नहीं उतारे, कांग्रेस को नंगा किया है। और ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार घूम रहा है। एआई समिट दिव्य और भव्य तरीके से हो रहा था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने सुर्खियां तो बटोरी ही, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को शर्मसार भी किया। जो वहां मेहमान आए थे वो नरेंद्र मोदी के मेहमान थे विदेशी या भारत के मेहमान थे? जो कंपनियां वहां आई थी वो भारत के लिए आई थी या नरेंद्र मोदी के लिए आए थे? और इसके बावजूद वहां 18 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा हुई है। मुझे लगता है कि अपनी बात कहने का हक सबको है, और ये कहना कि सिर्फ कांग्रेस ने कॉन्स्पिरेसी किया, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कॉन्स्पिरेसी, लेकिन हाँ फिर मैं कहूँगा कि जिस तरह से अपने शर्ट उतार के और इस तरह से उन्होंने जो है किया, वो कहीं ना कहीं जो है उस जो आयोजन था उसके हिसाब से थोड़ा सा वो गड़बड़ था। अगर वो जंतर मंतर में इस तरह का प्रदर्शन करते तो शायद उतना वो अखरता नहीं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो प्रदर्शन हुआ एआई समिट भारत मंडपम के अंदर, उसकी जानकारी राहुल गांधी जी को नहीं थी। जिस तरह से हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कपड़े उतारे जाते हैं, उसी की दिशा में उन्होंने अपने कपड़े जाके उतार दिए। भाई तुम हर चुनाव में हमारे उतार रहे हो, यहाँ आके हमने खुद उतार दिए। जंतर मंतर पे वो सारे कपड़े भी खोल के प्रोटेस्ट करते, मीडिया एक बाइट नहीं कहीं चलाता, किसी अखबार में एक लाइन नहीं छपती उसके बारे में। तो एक ये भी है कि उनको आपने मजबूर इतना कर दिया कि वो ऐसी वेन्यू पे पहुंच गए जहाँ की आप उनको उसको डिस्प्ले करने से किसी भी तरह से रोक ही नहीं सकते थे। हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको सच में सोचना चाहिए कि जब भारत की बात आती है तब उनको पार्टी के विरोध में और व्यक्ति के विरोध में अंतर करना सीख लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वहां पर पुलिस वालों ने तो उनको निकाला ही, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन जो आम जनता वहां अटेंड कर रही थी, जो आप इन्हीं के वोट लेने के लिए ना ये सब राजनीति करते हो, आपके उन वोटरों ने दुत्कार के लात मार के आपको भगाया। कितना शर्मनाक है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। मेहमानों से परिचय कराती हूं, फिर उसके बाद विषय का रुख करेंगे। पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ल जी हैं, अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच सजा था भारत मंडपम में, जहां पर एआई समिट दिव्य और भव्य तरीके से हो रहा था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने सुर्खियां तो बटोरी ही, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को शर्मसार भी किया। दरअसल एक तस्वीर जो लगातार सोशल मीडिया पर भी और हर जगह इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है, वो है यूथ कांग्रेस का अर्धनग्न प्रदर्शन। एआई का वो समिट जहां 40 देशों से ज्यादा के लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, एक अलग तरीके की दुनिया वहां पर बसी हुई है और अलग तरह की दुनिया बनाने का जो प्रयास है वो वहां बैठे दिग्गज कर रहे हैं। लेकिन इस बीच युवा कांग्रेस के ये कुछ लड़के जो कि उस समिट में पहुंचते हैं, बाकायदा एंट्री कराते हैं, क्यूआर कोड स्कैन कराते हैं और अंदर पहने हुए कपड़े के भीतर पहनी हुई टी शर्ट को उतारते हैं और इस तरीके का प्रदर्शन करते हैं जो आप स्क्रीन पर बाईं ओर देख रहे हैं। इस तरह के प्रदर्शन की जरूरत आखिर क्यों थी? लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको बात सही नहीं लग रही तो आप उसका विरोध करें। तरीका और जगह बहुत मायने रखती। इसके पहले भी जब हम संसद पर चर्चा कर रहे थे तो उस समय भी इस बात की बात हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने कही कि विरोध बिल्कुल ठीक था, तरीका गलत था। अब एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच सजा था जहां यूथ कांग्रेस ने इस तरीके की शर्मनाक घटना की है और उसके बाद इस पर सियासी बवंडर आ चुका है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के घर पर बैठकर ये पूरी प्लानिंग की थी और कांग्रेस कह रही है कि हम अपनी आवाज उठाने गए थे, हम अपनी बात रखने गए थे। सियासी बवंडर के बीच किस तरीके की और कहानियां हैं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, उसी का विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, परिचय
परिचय मैंने करा दिया है। पीयूष सर से शुरुआत होगी। पीयूष सर, इस तरीके की घटना जो हुई, क्या विरोध का ये तरीका आप सही मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस इस पर लगातार इस बात को कह रही है कि वो बिल्कुल ठीक था, हम कहां प्रदर्शन करेंगे, हम वैसे ही करेंगे। उस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय मंच सजा है, आपके लिए जंतर मंतर है, आपके लिए संसद के बाहर का इलाका है, क्या वो जगह थी इतना ज्यादा शर्मसार करने की देश को? और देखिए, जगह तो कोई भी हो सकती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और अपनी बात कहने की कोई भी जगह हो सकती है। दीगर है कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो ऐसी तो देखिए इस तरह के प्रदर्शन हम अमेरिका में भी देखते हैं, यूरोप में भी देखते हैं, जहां इंटरनेशनल गैदरिंग होती है। मुद्दा ये था कि डेटा को किस तरह से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वही था। और ये पूरी की पूरी जो ये कॉन्फ्रेंस थी या जो आयोजन था, आप देखिए इसकी शुरुआत ही थोड़ी गड़बड़ी हुई। जिस तरह से वहाँ डेलीगेट्स को रोका गया, उनको बाहर किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को एक अपना शूट कराना था वहाँ पे, तो वो एक तरह से ऑर्गेनाइज ही जो था वो एक बेहतर तरीके से नहीं हुआ था। तो बहुत से लोगों को जो ये इस तरह की परेशानियाँ हुई, लोगों को पैदल चल के आना पड़ा, सामान गायब हो गए, जो लोग प्रेजेंटेशन के लिए आए थे उनके सामान गायब, तो ये सब एक बहुत ही ख़राब सिग्नल गए हैं। और उसके बाद जिस तरह से प्रदर्शन, वो मुझे लगता है कि प्रदर्शन अपने आप में देखिए कंडेम नहीं करना चाहिए। हाँ, जिस तरीके से किया गया, जो आप भी कह रहे थे इस बात को कि पहले भी ये बात है कि तरीका क्या है आपका, जिस तरह से शर्ट उतार के और उन्होंने उस तरह से किया, मुझे लगता है कि वो ये जो तरीका था वो थोड़ा गड़बड़ था। लेकिन प्रदर्शन करने का अधिकार जो है प्रजातंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का, और वहाँ पे डाटा चोरी और जिससे डाटा को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि पूरा जो लोग आए थे वहाँ पे दे आर बिजनेसमैन, और भारत का डाटा बहुत बड़ा डाटा है यहाँ का, और तो उसके लिए जो है आप उसको कि आप आइए हमारा डाटा ले जाइए। मुझे लगता है कि अपनी बात कहने का हक सबको है, और ये कहना कि सिर्फ कांग्रेस ने कॉन्स्पिरेसी किया, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कॉन्स्पिरेसी, लेकिन हाँ फिर मैं कहूँगा कि जिस तरह से अपने शर्ट उतार के और इस तरह से उन्होंने जो है किया, वो कहीं ना कहीं जो है उस जो आयोजन था उसके हिसाब से थोड़ा सा वो गड़बड़ था। अगर वो जंतर मंतर में इस तरह का प्रदर्शन करते तो शायद उतना वो अखरता नहीं, लेकिन उस गैदरिंग में और उस जगह पे जो किया उन्होंने, लेकिन जो वो बात कहना चाहते थे कि एक कॉम्प्रोमाइज़ वे में, चाहे वो जो हमारी जो है डील है, बिज़नेस डील है जो वो अमेरिका के साथ, उसको लेके, और यहाँ पे भी जो आयोजन हुआ, देखिए भारत का बहुत बड़ी बाज़ार है ये, और जितनी भी कंपनियाँ आए थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव हेड आए थे, वो उनको डाटा चाहिए, क्योंकि सारा खेल जो ये है वो डाटा स्टोरेज का है। एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी, एक भी संदेश उनका बाहर नहीं आया। वो डेटा को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी किस बात की नाराजगी थी, एक भी संदेश जो वो जहां पर भी देना चाहते हो वहां नहीं पहुंचा। सिर्फ उनका तरीका, उनका घटिया रवैया लोगों ने वहां धक्के मार कर निकाला है। जो लोग वहां पर थे उन्होंने बोला तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने कई महिलाओं को देखा कि उन्होंने बोला भैया ये तुम्हारी तरीका होता है, यहाँ इस तरीके से इतने दूर दूर से लोग आए और तुम लोग इस तरीके की चीजें कर रहे हो। तो वो जो मैसेज की बात है, वो मैसेज तो पहुंचा ही नहीं ना सर कहीं पर भी। नहीं, मैसेज तो देखिए इसी कंट्रोवर्सी से ही मैसेज पहुंच गया, क्योंकि ये तो मैसेज लेने वाले के ऊपर होता है, और कौन उसको किस तरह से हाईलाइट कर रहा है उस पर होता है। अब उसको जो भाजपा ने और संबित पात्रा ने इसको एक कॉन्स्पिरेसी जो है राहुल जी के घर पे जो इसको किया गया और प्लान किया गया और इस तरह से किया गया, तो वो उस तरह की लाइन जो है कि वो भाजपा चलाने लगी है। लेकिन वहाँ पे जो पोस्टर जो उनके टी शर्ट्स थी उन्होंने जो डिस्प्ले करी, उसमें ये था सादा कि कॉम्प्रोमाइज़ करके था पूरा का पूरा, और वो पूरे कैमरे में कैद हुआ है। तो वो क्यों आए थे वो भी क्लियर था। अब हम क्या लेना चाहते हैं, कौन से मैसेज लेना चाह रहे हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही चीज़ें हुई हैं, और उनकी एंट्री कैसी हुई ये भी सवाल उठता है। जो वहाँ पे सिक्योरिटी थी वो तमाम क्या चेक नहीं करती, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था उसके बावजूद जो है, लेकिन ठीक है वो स्मार्ट थे, वो एंट्री उन्होंने ली और अपना प्रदर्शन एक किया, वो मैसेज दिया। क्योंकि मैसेज आने वाले समय में देखिए बहुत बड़ा सवाल भी उठेगा, क्योंकि जिस तरह से हमने आधार जब जिस समय हो रही थी प्रक्रिया, तब भी ये सवाल उठे थे कि लोगों की प्राइवेसी, उनके डाटा की गारंटी क्या है सिक्योरिटी। आज हम देख रहे हैं कि डाटा हम बिल्कुल इनसिक्योर हैं। हमारा पर्सनल डाटा जो है, आज जो आप देखिए साइबर क्राइम हो रहे हैं, जो क्या नाम से जिस तरह से जो है कि डिजिटल अरेस्टिंग हो रही है, तो वो डाटा कहाँ से मिल रहा है, हमारे बैंक अकाउंट्स की पूरी डिटेल्स इन लोगों को मिल जा रही है। तो ये हमको सिक्योरिटी किस तरह से अपनी उसको सुदृढ़ करना है, उस पर तवज्जो ज़्यादा देना है।
और तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा सिक्योरिटी। अब जिस तरह से मोदी जी ने एक दिया कि मानव करके, तो उसमें जो जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उनको डिकोड कीजिए, तो उनका जो भी उन्होंने उसको रखा है उसमें, वो उसके सारे उल्टा हमारे देश में चीज़ें हो रही हैं। चाहे सॉवरेंटी का मामला हो, चाहे आपके क्या नाम की कह लीजिए कि ओपननेस का मामला हो, तमाम चीज़ें जो है कि वो मॉरलिटी का बात हो, मॉरलिटी की बात कहाँ है आप देखिए पूरी तरीके से। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं उसका जो अंतर है उस पर भी तवज्जो देना है। ये घटना है जो जिससे बचा जा सकता था, मैं इसको कहा जा सकता है, लेकिन तरीका गलत था। आपको अपना विरोध करना मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जस्टिफाइड है। आती हूँ मैं सर, दोबारा आती हूँ आपके पास। अवधेश सर, बहुत दिनों बाद आप आए हैं तो मुझे लगता है कि आप समय भी थोड़ा ज़्यादा लेंगे। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये वाला जो पैटर्न कल हमने देखा कांग्रेस यूथ के अर्धनग्न प्रदर्शन को, कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, अगर किसी को स्वयं निर्वस्त्र होकर देश को निर्वस्त्र करने में भी अगर लगता है कि ये हमारे लिए सम्मान का विषय है, तो फिर उसके लिए आप कोई शब्द छोटा पड़ जाएगा, आप वहां कुछ नहीं कह सकते। आप इस समय नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी से नफरत इस सीमा तक पहुंच जाए कि आप किसी अवसर को न समझें कि दुनिया में भारत एक ऐसा एकमात्र शायद विकासशील देश है जिसके यहाँ एआई का इतना प्रभावी समिट हुआ, जो दुनिया के, चीन को छोड़ करके दुनिया के सभी मीडिया में, अमेरिका से लेकर यूरोप की मीडिया ने कवर किया है। वहाँ आए हुए 14 देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, 45 देशों का प्रतिनिधि मंडल, वहाँ मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल है, 100 के आसपास देशों का है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, वहाँ सीईओ बैठे हुए हैं, दुनिया के पैवेलियन लगे हुए हैं, भारत के पैवेलियन लगे हुए हैं। और आपको विरोध करने के लिए योजना पूर्वक सुनियोजित तरीके से वो तरीका और वही जगह मिली है। विरोध करने के लिए बहुत सारे जगह हो सकते थे, आप कहीं भी जा सकते थे, जंतर मंतर पर कर सकते थे, बाकी जगह कर सकते थे, राहुल गांधी जी। लेकिन जो पार्टी संसद के अंदर अपने महिला सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री के सीट को वो बैनर लेकर के घेर लेने को भी मानती है कि हमारा कदम सही है, संसदीय मर्यादा के साथ हमने जघन्य अपराध नहीं किया है, वो किसी सीमा तक जा सकती है। और जैसा आपने स्वयं पहले के प्रश्न में बताया है कि वहां लोगों की ऐसी हालत हो गई कि इन लोगों को जान बचाने की नौबत आ गई थी, पूरी जनता विरुद्ध हो गई थी ये। तो ठीक है, आप करते रहिए ऐसे ही जब आपको लगता है कि यही करना है, और इसका असर भी नहीं हुआ। भाई, जो वहां मेहमान आए थे वो नरेंद्र मोदी के मेहमान थे विदेशी या भारत के मेहमान थे? जो कंपनियां वहां आई थी वो भारत के लिए आई थी या नरेंद्र मोदी के लिए आए थे? और इसके बावजूद वहां 18 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा हुई है। सुंदर पिचाई ने 5 वर्ष में 1,36,000 की गूगल ने घोषणा की, निविडिया ने कहा 3 क्लाउड कंपनी की बात की है, माइक्रोसॉफ्ट 4,35,36,000 की घोषणा वो किया है कि वो मैं करूंगा आगे। ये सारी घोषणाएं तो इनका असर भी नहीं हुआ है। मूल बात यह है कि इनके प्रदर्शन के बावजूद, इस प्रदर्शन के बावजूद जो वहां भाषण हुए थे, उसके पहले भी हुए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस समय दुनिया को लीड कर रहा है। भारत की क्षमता, इसके यहाँ की प्रतिभा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एआई के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है, और ये एआई को लेकर हम भारत पर भरोसा कर सकते हैं। और ज्यादातर कंपनियों का यही भाषण था कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस ढंग से तेजी में डेवलप हो रहा है, एक देश जिसने एआईए में देर से कदम बढ़ाया हो, उसको अगर दुनिया के कदम से कदम मिला के लंबा छलांग लगाना है, तो इसी प्रकार से एक व्यापक सम्मेलन दे करके वहां सबको बुला के निवेश करा के भारत में एक वातावरण बनाना, अपने यहां भी उद्यमिता का वातावरण बनाना एआई का, ये आवश्यक होता है। और उसकी दृष्टि से मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ है, और पहला सम्मेलन है जहां भारत ने एक दृष्टिकोण दिया है, भारत ने एआई का दृष्टिकोण दिया है। जैसे पहला सम्मेलन ब्रिटेन में, दूसरा दक्षिण कोरिया, तीसरा फ्रांस में, आप देखेंगे तो कहीं सिक्योरिटी अलग अलग कंसर्न थे, यहां आम आदमी कंसर्न था कि आम आदमी को, किसानों तक कैसे ये एआईओ को पहुंचाया जाए।
तो जो भारत इस समय विश्व व्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में अपने विचार के आधार पर दिशा दे रहा है, उसी प्रकार से एक एआई के क्षेत्र में उसने एक दिशा दिया है दुनिया के लिए, जिसकी प्रशंसा हुई है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से या किसी विचार से, किसी पार्टी से घृणा उस लेवल तक पहुंच जाए कि वो आप सहन ही नहीं कर सके, तो प्रतिशोध का भाव पैदा होता है। और प्रतिशोध के भाव में इसी तरह से शर्मनाक हरकत होते हैं। कोई भी विवेकशील व्यक्ति इसका समर्थन नहीं कर सकता है। क्या इससे आपको ईर्ष्या हो रही है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतने सारे देश इकट्ठे हुए भारत की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको इससे ईर्ष्या हो रही है कि ये देश के बारे में बता रहा है कि भारत दुनिया को लीड कर रहा है, दुनिया के इकोनॉमी का इस समय भारत जो है वो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ है? क्या इसलिए हो रहा है? क्या कोई ब्राजील का राष्ट्रपति या संयुक्त राष्ट्र संघ का राष्ट्रपति आके कह रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी के दृष्टि इस समय दुनिया के लिए दृष्टि है? आपको इससे हो रही है? क्या आपको इससे हो रहा है कि दुनिया कह रही है कि नहीं ये तेजी से विकास करता हुआ देश है और आने वाले समय में एआई में भी ये दुनिया का लीडरशिप होगा? तो ये तो भारत की प्रशंसा है। तो इस लेवल पर अगर प्रतिशोध का भाव है तो इसको आप कुछ नहीं कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अभी तक जो कुछ किया है, मुझे कम से कम इससे हैरत नहीं है। जब प्रमुख नेता विदेश में जाके कहते हैं कि इस देश में केवल हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास दमन है, दबाव है, दंश है, दहशत है। 4 दौ में हमारा देश इस समय चल रहा है। मीडिया पर नियंत्रण है, इलेक्शन कमीशन पर नियंत्रण है, न्यायपालिका पर नियंत्रण है, राजनीतिक दलों को अपनी बात कहने का मंच नहीं है, सिख अपनी पगड़ी और कड़ा पहनकर नहीं चल सकते हैं। तो जब आप विदेश में जाके बोलते हैं तो आपके कार्यकर्ताओं को देश में भी विदेशी नेता आ रहे हैं तो करने में क्या है? लेकिन जो लास्ट में कह रहा हूं, ये केवल उनका प्रदर्शन नहीं मानना चाहिए जो मैं बार बार कह रहा हूं। वो पूरी तरह उसमें अब तेलंगाना के नेता शामिल हैं, बिहार के नेता शामिल हैं, अलग अलग राज्यों के नेता शामिल थे और नारा वही लगा रहे थे जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 4 फरवरी को संसद परिसर में पीएम इज कंप्रोमाइज का नारा लगाया गया था। राहुल पर दूसरे दौर में आप सबसे बात करूंगी। जरा पवन खेड़ा साहब की बाइट सुनिए। कल उन्होंने इस पूरे प्रदर्शन के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, उनका बयान सुन लीजिए, उसके बाद राकेश जी के पास जाएंगे। इंडियन यूथ कांग्रेस ने नौजवानों के रोष, उनके गुस्से को एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के माध्यम से दर्ज कराया एआई समिट के इवेंट पर। तब से बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। एक कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर का जो इंसेंटिवाइज्ड मीडिया है वो शुरू हो गया साहब, बहुत गलत जगह प्रोटेस्ट कर दिया, देश की बदनामी हो गई। प्रोटेस्ट वहां नहीं करना चाहिए। प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए जनाब? किसी की बेसमेंट में जाकर प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां मीडिया के कैमरा होते हैं। प्रोटेस्ट और कहां होगा? संसद में हम बोले तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 25 सांसदों को आप बाहर कर देते हैं। हम सड़क पर आए तो हम राष्ट्र विरोधी हैं। हम कहां बोले? चलिए आप बता दीजिए साहब, एक जगह बता दीजिए कि वहां जाकर बोलिए हम कोई नहीं आएंगे, किसी को डिस्टर्ब मत करिए। प्रोटेस्ट डिस्टर्ब करने के लिए होता है। अब किसी को नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हुए हैं इश्तिहार। आज इंडियन यूथ कांग्रेस ने उन इश्तिहारों को खींचकर फाड़ दिया। देखिए दरारों को देखना जरूरी है, तभी आप दरारों को भरेंगे। कहते हैं देश बदनाम कर दिया। राकेश जी, पवन खेड़ा साहब कह रहे हैं कि जनाब हम कहां प्रदर्शन करेंगे। ये राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते अगर युवा विंग ने इस तरीके की चीजें की तो नैतिक जिम्मेदारी उस पार्टी की बनती है। उन्हें कहना चाहिए कि जगह गलत था। पवन खेड़ा साहब कह रहे हैं कि वो तो बिल्कुल ठीक हुआ, हम कहां प्रदर्शन करेंगे, हमें तो बोलने नहीं दिया जाता। देखिए, जब प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के बाद तत्काल कांग्रेस बचाव में नहीं आई थी। जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कहा गया कि इसमें सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी तीनों शामिल हैं इस साजिश में, उसके बाद कांग्रेस बचाव में आई। क्योंकि कांग्रेस को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद गांधी परिवार को भी इसमें लपेटे में ले लिया जाए। तो पूरी कांग्रेस अब उसके बचाव में खड़ी हो गई है। नहीं, मुझे याद है कि जब घटना के बाद जयराम रमेश जी से पूछा गया तो जयराम रमेश जी माइक छोड़ के चले गए थे और कोई भी पार्टी का नेता सामने नहीं आया था। सप्पल जी भी बीच बचाव करते हुए गोलमोल जवाब दिए थे। इसमें जो सबसे मूल है वो ये है कि कांग्रेस ने किया है कि आ बैल मुझे मार। एआई समिट में 3 चीज़ें हुई थी। पहला, गलगोटिया ने जो रोबोट लाया, उस रोबोट को लेके एआई समिट में एक बड़ा बवाल खड़ा हुआ। फिर
जब प्रधानमंत्री जी का एआई समिट में जाना हुआ तो प्रतिनिधियों को बाहर कर दिया गया। तीसरा, 3 दिन तक जिस तरीके से दिल्ली हिचकोले खा के चल रही थी, उसको लेके भी लोगों में नाराजगी थी। दिक्कतें थी, ये व्यवस्थागत जो दिक्कतें थी, इतना बड़ा इवेंट था इसलिए व्यवस्थागत नहीं, दिक्कतें व्यवस्थागत दिक्कतें थीं, लेकिन सवाल इस बात का है कि उस दिक्कत को लेके अब कांग्रेस ने क्या किया, वो सारी दिक्कतों को अपने सिर पे ले लिया। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यदि भारत सरकार की तरफ से जो हालिया बजट प्रस्तुत किया गया और उसमें उन्होंने कहा कि हम 2047 में विकसित भारत बनाने के एक लक्ष्य को, एक संकल्पना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कि विश्व के साथ आप कदम ताल मिला के चले। आज अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया और एशियाई कंट्री हो गए, उनके बीच में एक तकनीकी स्पर्धा चल रही है। उस तकनीकी स्पर्धा में भारत कैसे शामिल हो। एआई समिट में 125 देश के प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, बड़ी बड़ी आईटी कंपनी के लोग भी आए हुए थे। उस जगह का चयन करके कांग्रेस ने गलत किया। मतलब समिट के अंदर जाके प्रदर्शन करना उचित नहीं था। प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है विपक्ष को, कोई भी एक जगह तय कर लेते, लेकिन टाइमिंग क्या थी? टाइमिंग उन्होंने इसलिए लास्ट डे का लिया कि जिससे जब पूरी विश्व में ये खबर बनेगी कि भारत में जो एआई समिट हुआ है उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो कांग्रेस को लगा कि वो इम्पैक्ट छपने की जगह पे हम छपना चाहिए, यानी विरोध छपना चाहिए। इसलिए 20 तारीख का डेट तय किया गया। और ये साजिश मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पूर्व नियोजित था। युवा विंग के जो कांग्रेस के वो हैं, उन्होंने कहा भी इस बात को कि हमने प्लानिंग की हुई थी, क्योंकि आपका जो टी-शर्ट जो है कुछ घंटों में नहीं छप जाती, और उसके बाद आपने पूरा एक प्लान तैयार किया कैसे हमें QR कोड लेना है, कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है, कितनी संख्या में लोग जाएंगे और वहाँ जाके हमें क्या करना है। ये बिना प्लान के नहीं होता। और किसी भी राजनीतिक दल में, मैं लंबे समय से कवर कर रहा हूँ, किसी भी राजनीतिक दल में जब कोई प्लान होता है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से होता है, या प्लान बनाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास वो प्लान जाता है, वो योजना जाती है कि पार्टी का विंग ये करना चाह रहा है, उसकी सहमति के बाद ही। तो यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और अंतिम मोहर 10 जनपद लगाती है कांग्रेस के किसी भी आयोजन को लेके। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो प्रदर्शन हुआ एआई समिट भारत मंडपम के अंदर, उसकी जानकारी राहुल गांधी जी को नहीं थी। आरोपों पर मैं आऊंगी सर, दूसरे दौर में हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों के आरोपों की बात करेंगे। अनुराग सर, ये पूरा प्रदर्शन कैसे देख रहे हैं? सभी ने कह दिया कि जगह तो बिल्कुल गलत थी, तरीका बहुत ज़्यादा गलत था, आप अश्लील कह दें तो ज़्यादा ठीक होगा। आप वहाँ पर इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय मंच का कार्यक्रम था, इतने लोग थे, उसके बावजूद इस तरीके का प्रदर्शन, और उसके बाद लगातार कांग्रेस के सोशल हैंडल से, लगातार कांग्रेस के यूथ का सोशल हैंडल, सब पर उसको जायज़ बताया जा रहा है। देखिए प्रतीक्षा जी, इसमें एक चीज़ सबसे पहले समझने वाली है कि एआई में आज तक जिन 2 देशों का दबदबा है वो एक अमेरिका है और दूसरा चाइना है। भारत अब एआई के क्षेत्र में अपने आप को एक ऑल्टरनेट पावर बनने की कोशिश की दिशा में बढ़ रहा है। ये ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो है। अब ऐसी घटना जो हुई है, शर्मनाक जो चीज़ हुई है, वो करके हम किसकी मदद करना चाह रहे हैं? हम कहीं ना कहीं ये ऐसा तो ये कोई रैंडम एक्ट नहीं था कि 5-7 लोग गए, उठे और घर से और नाश्ता किया और जाके वहाँ पे कपड़े उतार दिया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना, ये पूरी प्लानिंग हुई होगी। तो इसमें से हमारे इंटरनल लोग किसे फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे पहले समझने वाली चीज़ है। हम आज ये कई सालों से देख रहे हैं, मेरे ख्याल से 2019 से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि कांग्रेस के मुख्य नेता, कांग्रेस के युवराज विदेशों में जा जाके खूब सारे अपने देश की बुराइयां, कभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कभी लंदन की यूनिवर्सिटी में, कभी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, कभी अलग अलग मंचों में जाके वो देश को बदनाम करने की कोशिश किया करते हैं। क्या ये जानने की ज़रूरत है कि क्या ये जो एक्ट था ये उसी में एक अगली कड़ी तो नहीं है कि हम एआई समिट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हम एक ऑल्टरनेट पावर बनना चाहते हैं अमेरिका और चाइना के बाद, तो क्या उसको डिरेल करने के लिए, सैबोटाज करने के लिए इन लोगों ने ये काम किया। उसके बाद आता है कि देखिए कांग्रेस के लोगों ने जाके वहां कपड़े उतार दिए, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। अब इसको
इस तरह के प्रदर्शन को अगर हम देखें, प्रदर्शन किसी भी टाइप का हो सकता था, वो प्ले कार्ड भी हो सकता था, वो कुछ भी हो सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का फ्रस्ट्रेशन इस लिमिट तक पहुंच गया, जिस तरह से हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कपड़े उतारे जाते हैं, उसी की दिशा में उन्होंने अपने कपड़े जाके उतार दिए। भाई तुम हर चुनाव में हमारे उतार रहे हो, यहां आके हमने खुद उतार दिए। और जिस तरह से इसमें जो देश की बदनामी, देखिए कपड़े उतारने का एक संदेश अलग जाता है। कभी भी जब यूरोप वगैरह में प्रदर्शन करते हैं लोग कपड़े उतार के, तो वो सडनली, जैसे बहुत ज़्यादा इंडिया में लोग जो कंसर्न नहीं भी रहते वो ज़रूर देखते हैं अच्छा क्या हुआ। कपड़े उतार के प्रदर्शन करना एक अलग मैसेज देता है। अब इस सब में जो सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी ने अपना किया वो ये किया, या पूरे विपक्ष ने, वो अगर इंडिया गठबंधन कहीं एग्जिस्ट करता, उसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ, जो सवाल उन्होंने पूछना था कि ये गलगोटिया वाला गुफअप क्यों हुआ, जो अव्यवस्थाओं की बातें हो रही हैं वो क्यों हुई, आपने तैयारी क्यों ठीक से नहीं करी, जो करनी चाहिए थी वो नहीं करी। अब क्या है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि तुमने भाई वहां जाके कपड़े क्यों उतार दिए। तो आपने, जो आप ओपनिंग बैट्समैन थे, आपने दूसरे को अपने आप बना दिया, आपने अपने आप को बैकफुट पे कर लिया, और उसके बाद आप कहोगे कि वो जी वोट चोरी हो गया, ईवीएम हैक हो गया। आप अपने आप को अपने गिरेबान में सबसे पहले झांक के देखो आपने किया क्या। इसके बाद देखिए, अगर इस जो भी कपड़े उतारने की जो कवायद थी उसमें उनका जो जवाब उनको मिलना चाहिए था वो तो जनता ने दे दिया। उनकी खूब कंबल कुटाई हुई, चप्पलों बेल्टों से उनकी खूब सुताई हुई। लेकिन ये मेरा जो अपना मानना है प्रतीक्षा जी, इसका सिर्फ ये इलाज नहीं है, इसका ये सिर्फ ये सजा सफिशिएंट नहीं है। इसमें आगे की देखिए, बीजेपी हमेशा इस टाइप की जो विदेशी मंचों से जो भारत देश को डिमीन करने की या बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उसका राजनीतिक इस्तेमाल करके आप अलग हो जाते हैं। आप सिर्फ आज तक जितनी भी चीजें हुई हैं उसके राजनीतिक इस्तेमाल के बियॉन्ड आप नहीं गए। इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिसमें मैं, जो भारत देश का वासी हूं, उसको ये लगे कि अगर मेरे देश को कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा तो उसको बहुत सख्त सजा दी जाएगी। पीयूष जी, एक पंत साहब एक बात कह रहे थे कि डेटा चोरी को लेके बहुत अपनी कंसर्न जता रहे थे। भाई साहब, डेटा चोरी की जो बात है या डेटा पे जो सेंध की बात है वो प्रदर्शन में नहीं थी, उनके नारों में भी नहीं, उनके नारों में कहीं थी नहीं। वो तो पीएम कॉम्प्रोमाइज के आगे कोई बात ही नहीं कर रहे थे। ठीक है सर, मैं आती हूँ दोबारा। जो डील हुई है प्लस ये जो डेटा हो रहा है पूरा, वो कॉम्प्रोमाइज उसमें ये, अरे डेटा तो सर आप जो फोन यूज कर रहे हो उससे भी जो है डेटा कॉम्प्रोमाइज है। आप आज डेटा चोरी उतना बड़ा मुद्दा नहीं रह गया पंत साहब। अब आज हम जो फोन यूज करने जा रहे हैं, हम ये उनको एक्सेस दे रहे हैं कि हमारा डेटा जो भी चाहो तुम इस्तेमाल कर सकते हो। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप अपने आप अपना हाथ कटवा रहे हैं ना अपनी प्राइवेसी। इसमें देश कहां से जिम्मेदार हो गया? चूंकि ऐसा मुद्दा था इसलिए पंत साहब ने उठाया है। पूर्णिमा मैम, एक बार सब लोग हो जाते हैं फिर हम बीच में चर्चा करते हैं। पूर्णिमा मैम, इस तरीके का प्रदर्शन और फिर उस पर ये कहना कि हमें वोट नहीं मिलते, हमें वहाँ तो जनता ने ही उनको बहुत बुरी तरीके से, सब वहाँ महिलाएं थी वो थी, मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगी भी वो तस्वीरें। तो फिर उसके बाद आप आरोप लगाते हो कि वोट चोरी हो गए, फिर हमें वोट नहीं मिल रहे, फिर इस तरीके से। तो ये प्लानिंग की डिस्टर्बेंस तो कांग्रेस पिछले कई समय से झेल रही है ना, और अब ये जो है आप सवाल उठाने लायक रहे ही नहीं। अव्यवस्था पर आप सवाल उठा नहीं सकते क्योंकि आपने खुद इस तरीके काम कर दिया। प्लानिंग की डिस्टर्बेंस तो कांग्रेस में है ही, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन दो तीन बातें हैं जो इस पे कि हम चर्चा हम उधर से डाइवर्ट कर दे रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं। ये जो फूहड़पनी की प्रदर्शनी का ये एक वेन्यू बन गया है जो एआई ग्लोबल समिट हो रहा है। अव्यवस्था की दुहाई और जो व्यवस्थागत परेशानियों की दुहाई दे करके आप वहाँ पे जो केओस मचा है पहले दिन से, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। आपको ये पता था कि कितने देश आने वाले हैं, किस स्केल का ये समिट है, तो क्या हम इतने बड़े पावर भी नहीं है कि हम उसके हिसाब से तैयारी कर सके? ये किसके मतलब समझ में आएगा कि सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने कपड़े उतार दिया, यूथ कांग्रेस के मेंबर्स ने कपड़े उतार दिए, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। और जहाँ तक तरीके की बात है, हाँ मैं अग्री करती हूँ, बहुत ही फूहड़ तरीका था, बिना शर्ट उतारे भी प्रोटेस्ट किया जा सकता था। मंच पे चढ़ जाना उनका, वो भी मैं गलत मानती हूँ, वो भी सही नहीं था। लेकिन आप वेन्यू के बाहर रोड पे, एंट्री पे
अंदर जाके कहीं एक जगह आप नारे लगा के प्रोटेस्ट कर सकते थे, क्योंकि प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमारे संविधान ने सबको दिया है। उस प्रोटेस्ट का तरीका आपको जरूर देखना होगा कि वो एक मतलब भद्दे मजाक में ना बदल जाए, जो कि आज की डेट में हो गया है। कांग्रेस का प्रोटेस्ट का तरीका यूथ कांग्रेस का जरूर गलत था, लेकिन उसमें संबित पात्रा का ये कह देना कि देश के गद्दार हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, ये गद्दारी वाली भाषा उनको तब क्यों नहीं याद आती है जब गलगोटिया जैसा एक बहुत ही एम्बैरसिंग एक इंसिडेंट हो जाता है और उस पर वो बिल्कुल चुप रहते हैं। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है प्रतीक्षा जी, बराबर हर तरफ से देखिए आप, दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं। एआई समिट को फेल कोई मतलब मंशा हो करने की ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ राजनीतिक प्रोटेस्ट करना था जो कांग्रेस ने किया, और मुझे लगता है कि उनका इस प्रोटेस्ट बेहद मतलब भोड़ेपन का शिकार हो गया। लेकिन जो मुद्दे उन्होंने उठाए वो तो अब चर्चा में आ ही रहे हैं, नहीं तो कहीं वो जंतर मंतर पे वो सारे कपड़े भी खोल के प्रोटेस्ट करते, मीडिया एक बाइट नहीं कहीं चलाता, किसी अखबार में एक लाइन नहीं छपती उसके बारे में। तो एक ये भी है कि उनको आपने मजबूर इतना कर दिया कि वो ऐसी वेन्यू पे पहुंच गए जहां कि आप उनको मतलब उनको उसको डिस्प्ले करने से किसी भी तरह से रोक ही नहीं सकते थे। तो दोनों तरफ से होता है। सिचुएशन अब ये हो गई है कि हम एज आम नागरिक, हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं हैं, हम आम नागरिक हैं, हमारा सर शर्म से झुक जाता है। वो हर चीज़ जो वहाँ पे भोंडेपन की हद तक दिखाई गई है, देश के इज्जत पे हमारे धब्बा लगा है, और वो धब्बा हमको बहुत तकलीफ देता है। सरकार को भी इसमें सोचना चाहिए, कांग्रेस को तो सोचना ही चाहिए। सर, जिस तरीके से सबकी बात आ गई कि तरीका तो गलत था, क्या वो मोदी का कार्यक्रम था, क्या वो बीजेपी का कार्यक्रम था, इस तरीके की बात करके और फिर उसे जस्टिफाई भी करते रहना, जो उस एआई समिट में इतनी तरह की बातें हो रही हैं, हमने खूब सारे वीडियोस लगाए भी हैं, देखे भी हैं, हम चर्चा भी कर रहे हैं, खबरें भी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें गौड़ हो गई इस फूहड़ता के आगे और हम शर्मसार हैं। होता ये है कि जब आपका प्रतिद्वंदी, प्रतिस्पर्धी, दुश्मन, विरोधी जो भी कह लीजिए, अगर कमज़ोर है तो आपको ज़्यादा अकल लगाने की ज़रूरत नहीं, फिर आपको अपनी कमज़ोरियों को लेकर बहुत सचेत रहने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि दुश्मन खुद ही कुछ ऐसा कर देगा कि आपकी कमियों को सब एक तरफ समेटते हुए वो खुद अपनी कमियों को इतना बड़ा कर देगा कि आपकी कमियां गौण हो जाएंगी। ऐसी ही कुछ हरकत ये जो घटना हुई है युवा कांग्रेस वाली से हुई है। किसके मन में ये विचार आया, जिसने भी ये सलाह दी, मुझे लगता है सबसे पहले उसको कांग्रेस की जो रणनीतिक कमेटी होगी उससे बाहर कर देना चाहिए, बाकी कुछ हो या नहीं, क्योंकि इससे बुद्धिहीन, तर्कहीन और मूर्खतापूर्ण विचार कुछ हो ही नहीं सकता। दुनिया के जो बड़े बड़े लोग तकनीक से जुड़े हैं, दिग्गज, वो एक मंच पर आए थे, और अब अगर मैं इस घटना की बात अपनी कह दूं तो उसके बाद मैं कहूँगा कि हमें इस पूरी जो तकनीकी समिट हुई है उसको 3 हिस्सों में देखना चाहिए। पहला हिस्सा है जिसमें अव्यवस्थाएं हैं, ट्रैफिक जैम है, और समिट हो जाने तक हम भले ही शांत रहे हों, लेकिन अब समिट चूंकि हो गई है तो उसके बाद हमको वो सारे अधिकारी और प्लानिंग करने वाले लोग जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके बारे में न केवल बात करनी चाहिए, उन पर उनकी सजा तय होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत की बदनामी के कारक बने। इतने बड़े बड़े एक्सपो होते हैं हमारे यहाँ, ऑटो का एक्सपो होता है, इसी प्रगति मैदान का जो भारत मंडपम का नया अवतार हमारा हुआ है, इतने उसमें तय होता है, अगर 5 दिन का एक्सपो है तो शुरू के 3 दिन डेलीगेट्स के लिए होते हैं और बाद के 2 दिन आम जनता के लिए होते हैं। 7 दिन का है तो केवल 2 दिन डेलीगेट्स के होते हैं, उसमें तय होता है कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, और सूचना प्रसारित होती है, इन्विटेशन कार्ड उस हिसाब से बनते हैं, बैज उस हिसाब से बनते हैं। आम आदमी जाता ही नहीं है। जब आम आदमी को पता होता है कि मेरे लिए एंट्री खुली है और आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो या तो आपने नंबर बढ़ाने की संख्या में, कि जैसे होता ना इतनी डुबकी लोगों ने लगा ली, मेले में इतने लोग आए, उस चक्कर में आपने ये सारा गड़बड़ झाला किया, और जिस भी अधिकारी ने गड़बड़ झाला किया है उसको इस तरह के आयोजनों का जरा भी अनुभव नहीं है, और उसको ऊपर निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत स्पेसिफिक होता है कि कब डेलीगेट्स जाएंगे। आप डेलीगेट्स को बाहर निकाल रहे हो, फिर उनको अंदर घुसा रहे हो, किसी दिन आम जनता को बुला रहे हो और आम जनता दरवाजे पे पहुंच जा रही है तो कह रहे हो कि आज आपको अंदर नहीं जाने देंगे। आप 4 नंबर गेट पे जा रहे हो तो 7 नंबर गेट पे पहुंचा दिया जा रहा है, 7 नंबर पे जा रहे हो तो 3.5 किलोमीटर का फासला है 2 दरवाजों के बीच में, आपको भटकना पड़ रहा है। तो भारत में इतने बड़े आयोजन को करते वक्त इन बातों का ध्यान, क्योंकि ऐसे आयोजन हमने पहली बार नहीं किए हैं। इससे भाई G22 समिट इसी भारत मंडपम में हुई, हमको पता था जो पत्रकार हैं और जो राष्ट्राध्यक्ष, इससे ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष आए, इससे ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष आए। दिल्ली के ट्रैफिक को भी जिस तरीके से बंधक बनाई, उस वक्त क्या हुआ, सबको पता था इस तरह का आयोजन हो रहा है, ये 3 दिन है, इस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी, जिसको जरूरी काम था वो उस तरफ गया, जिसको नहीं था वो नहीं गया,
और वहां कौन जाएगा नहीं जाएगा ये बिल्कुल तय था G22 समिट के दौरान। तो इतने बड़े ग्लोबल आयोजन करने वाले देश में अगर इतनी छोटी चीजों की तो निश्चित तौर पर कोई अनुभवहीन व्यक्ति है, जैसे कांग्रेस में कोई अनुभवहीन व्यक्ति बैठा है जिसको ये अकल नहीं है कि कहां किस तरह का प्रदर्शन करना, वैसे ही इस आयोजन के पीछे कोई ऐसा अधिकारी या अधिकारियों की टीम है जिसने इन बातों का ध्यान नहीं रखा, जिन पर हम पहली बार नहीं किया हमने। ये ऑटो एक्सपो ग्रेटर नोएडा में हर साल होता है, वहां शुरू के 2 दिन जो एग्जिबिटर्स होते हैं, जो मीडिया होता है और जो उन वाहनों की खरीद बिक्री में रुचि रखने वाले लोग होते हैं, वो फिर आम जनता को दिखाया जाता है कि किस तरह के वाहन लॉन्च होंगे, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस या कौन सा बड़ा भाई दिमाग लगाना था, इतना छोटा भी दिमाग। तो पहले ये, उसके बाद वो नियो सेपियन के स्टॉल से गैजेट्स चोरी हुए थे, लेकिन अच्छी बात है पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया, रिकवर कर लिया और वो गैजेट्स मिल गए। तो ये कोई 2 व्यक्तियों की नादानी थी, तो इससे पूरा देश बदना। एक विश्वविद्यालय के स्टॉल पर जो हुआ वो निश्चित ही शर्मनाक था। ये कोई साइंस की कॉलेज की एग्जीबिशन नहीं थी, ये निश्चित तौर पर उनको गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों को भी ध्यान रखना चाहिए था, आयोजकों को भी फिल्टर लगाना चाहिए था कि इस तरह की चीज वहां कैसे प्रदर्शित हो गई। दुर्भाग्य ये नहीं कि ऐसा हुआ, दुर्भाग्य है कि उसकी वजह से वहां प्रदर्शित, तो अब मैं दूसरे हिस्से पर, क्योंकि मैं खुद गया हूं वहां पर दुनिया में AI की तकनीक को लेकर हो रहा है, उसका जिस तरह का भव्य प्रदर्शन था, युवा जिस तरीके की अभिरुचि उसमें ले रहे थे, ये तकनीक हम लोगों को कम ज्यादा प्रभावित करे ना करे, ये जिस पीढ़ी को प्रभावित करेगी उस पीढ़ी के लोग, प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स वहां पर थे। और देखिए जो बड़े क्षेत्र हैं जिनसे हम सीधा जुड़े हैं, खेती किसानी जो हमारे भोजन से जुड़ा है उसको प्रभावित कर रहा है, बिजली की व्यवस्था, सोलर एनर्जी जो हमको सीधे सीधे हमारे ऊर्जा स्रोतों को लेकर हमें प्रभावित कर रही है, हेल्थ, भाई आदमी का क्या है, पोषण और उसका आहार और उसके बाद उसकी हेल्थ, उसका स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है। हमारे स्वास्थ्य को, मतलब आप एक छोटा डोम बना है उसमें खड़े हो जाइए, आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री उसके पास है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए आपकी दवाइयां देगा, क्या लेना क्या नहीं लेना, किस तरह। तो मतलब हमारे जो झोला छाप डॉक्टरों वाले और नकली MBBS वाले पूरे मकड़ जाल से आदमी निकलेगा और उसको उस तकनीक की वजह से अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद मिलेगी। सीखने की जिज्ञासा जिसमें नहीं है वो मूर्ख है, और उसकी प्रदर्शनी वहां हो रही है। दुनिया के ऐसे लोग जो एक मंच पर खड़े होकर हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं है और फिर भी एक मंच पर आए, ये भारत की शक्ति है। और भारत की इस शक्ति को जो नमन नहीं कर पा रहा, स्वीकार नहीं कर पा रहा, ये उसकी बेवकूफी है। इन छोटी अव्यवस्था, छोटी कहें बड़ी कहें, अव्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए इस आयोजन को मैंने जिस रूप में देखा, हम भी डिजिटल की दुनिया में, हम डिजिटल को करीब से देख रहे हैं, AI को करीब से देख रहे हैं, ये मीडिया को प्रभावित करेगा, लेकिन उससे ज्यादा हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेगा। और कैसे प्रभावित करेगा इसका एक मोटा मोटा वहां पर रूपरेखा खाका देखने को मिल रहा था, इसलिए लोग जिज्ञासु थे, इसलिए खूब रजिस्ट्रेशन हुए, 3 लाख गए, 5 लाख गए, अलग बात। जाना चाहिए, जो जा सकता था उसको जाना, जो नहीं गया उसके वीडियो ऑनलाइन लाइव अवेलेबल है। श्रीधर वेम्बू जो जोहो के संस्थापक है, भारत से इतना बड़ा उपक्रम, उनका भाषण है, सर्वम का वहां लॉन्च हुआ, जो भारत के लिए उम्मीद की बड़ी किरण है, क्योंकि भारत की धरती से होने वाला इस तरह का प्रयोग इतना बड़ा अभी तक नहीं हुआ है, जो कि ChatGPT या जेमिनी ने या दुनिया के तकनीकी दिग्गजों ने किया, और हम अभी उसमें पीछे हैं उस रेस में। लेकिन AI समिट दरअसल हमें उस रेस में तेजी से आगे बढ़ाने की एक कोशिश भरती। दुनिया के दिग्गज बहुत आगे हैं, और मैं ये कहना चाहूंगा खुले तौर पर यहां पर, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज है कि जैसे परमाणु बम बनाते वक्त हमें पोखरण करना पड़ा, और उस परमाणु दौड़ में अगर हम तब शामिल नहीं होते तो आज पिछड़ जाते। हमने पोखरण 1 किया, पोखरण 2 किया, और आज दुनिया के देश हमें न ध्वज दिखा सकते हैं, न आग दिखा सकते हैं। वैसे ही ये नए जमाने का पोखरण है, और हमें अपना AI का पोखरण अगर नहीं कर पाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमारे देश के राजनीतिज्ञों को, नीति नियंताओं को माफ नहीं करेगी, क्योंकि दुनिया उससे संचालित होगी, चाहे आप स्वीकार करें। हाँ। तो वो दूसरा पक्ष था उसका। तीसरा पक्ष ये था कि हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको सच में सोचना चाहिए कि जब भारत की बात आती है तब उनको पार्टी के विरोध में और व्यक्ति के विरोध में अंतर करना सीख लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वहां पर पुलिस वालों ने तो उनको निकाला ही, FIR दर्ज हुई, लेकिन जो आम जनता वहां अटेंड कर रही थी, जो किसी आप इन्हीं के वोट लेने के लिए ना ये सब राजनीति करते हो, आपके उन वोटरों ने दुत्कार के लात मार के आपको भगाया। कितना शर्मनाक है। महिलाएं खड़ी हैं, दुनिया के प्रतिनिधि खड़े हैं, और आप और ये जो बात आ रही है कि ये AI समिट का विरोध कर रही थी, नहीं, उन्होंने क्या कहा है, PM इज कॉम्प्रोमाइज्ड। कॉम्प्रोमाइज किस बात पर? क्योंकि जो एक आरोप लगाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसा कुछ, देखिए उसका फैक्ट चेक हो चुका है उस वीडियो का, और वो वीडियो गलत है। डोनाल्ड ट्रंप ने उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं कहा कि मेरे पास मोदी को लेकर ऐसी जानकारी कि उनकी राजनीति खत्म कर दूंगा। हम सीधी बात करें, हम तो पत्रकार लोग हैं, तथ्यों पे बात करें। उस वीडियो का जब फैक्ट चेक हुआ तो पता लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा उस वीडियो में नहीं कहा, वीडियो कुछ और था, उसको कुछ और बनाकर पेश कर दिया गया। तो अब उसको लेकर आप इतने बड़े मंच पर ऐसा प्रदर्शन करने की सोच रहे हो, तो मैं तो यही कह सकता हूं कि भाई जब दुश्मन कमजोर होगा ना, तो आप अपनी कमजोरियों को लेकर उतना मत रोइए। दुश्मन सेल्फ गोल करेगा और खुद ही हारेगा, आपको सामने वाले के गोल पोस्ट में गोल दागने की जरूरत ही नहीं। देश का क्या होगा?
देश का नुकसान है, लेकिन आप राजनीतिक लड़ाई तो लड़ेंगे नहीं, देश देख रहा है ना, तो देश के लोगों ने तो लतिया के भगा दिया ना, आगे बढ़ सकता है ना महत्वपूर्ण अवसरों पर। अरे भाई, देश ने तो लतिया के उनको बाहर कर दिया ना। शर्मसार करने वाली निंदनीय घटना थी। अब थोड़ा सा आरोपों पर आते हैं और अपने वरिष्ठ पत्रकारों से ये समझते हैं कि जो आरोप दोनों पक्ष से लगाए जा रहे हैं उसमें कितना दम है और आरोपों के पीछे सबूत क्या है। अनुराग जी, शुरुआत आपसे करूंगी क्योंकि प्रश्न राहुल गांधी का है तो आपके पसंदीदा विषय भी हैं और आप उस पर बहुत अच्छे से अपनी बात भी रख देते हैं। राहुल गांधी के घर पर पूरी योजना बनाई गई, बीजेपी का ये आरोप, क्या सबूत, कितना दम इस आरोप में? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। अभी शायद राकेश जी ने बोला था कि इस टाइप की कोई भी प्रदर्शन की जब तैयारी करी जाती है तो अगर या तो वो ऊपर से आती है कि ऐसा हमने प्रदर्शन करना है, या फिर वो नीचे से तैयारी या प्लानिंग होकर जाती है अप्रूवल के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी में नेहरू गांधी परिवार के अलावा तो कुछ है नहीं, जो भी पद हैं वो सब ऑर्नामेंटल है, दिखावे के लिए हैं। तो अगर नेहरू गांधी फैमिली से, राहुल गांधी जी से इस प्रदर्शन को करने की आज्ञा नहीं ली गई थी या उनको लूप में नहीं रखा गया था, तो भी ये शर्म की बात है कि आपकी पार्टी के लोग बिना कुछ जाने आपको इतना भी नहीं समझते कि आपसे पूछा जाए। और अगर वो राहुल गांधी जी की सहमति से हुआ है तो वो और भी ज्यादा शर्मसार है। अब मैं इस टाइप की हरकतों की सच्चाई पे आता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी स्पेशली राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस तरह की बेवकूफियां, मैं कहूंगा मूर्खता करने की दिशा में ऐसी ज्यादा चल चुकी है कि अब वहां पे मूर्खता करने की होड़ लगी हुई है कि अरे तो तुमने तो इतना ही किया, तुमने तो पार्लियामेंट को ही डिसरप्ट किया, हम तो देखो अब एआई समिट को डिसरप्ट करेंगे, हम तो जी कोई विदेशी आएंगे उनके सामने अपने कपड़े उतार देंगे। तो अब ये कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मूर्खता करने की होड़ लगी हुई है। उस होड़ में कौन कहां क्या कर रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। और इसमें मैं प्रतीक्षा जी फिर कहूंगा, इसमें उस मूर्खतापने की होड़ में और जो सीटों की, वोटों की लड़ाई में जो आप देश बदनाम कर रहे हैं, उसमें जो सफर कर रहा है वो मेरे जैसा देश का नागरिक कर रहा है। अगर मैं कहीं जाके बताऊंगा, कहीं बाहर विदेश में जाके जमीन पर खड़ा होगा, वहां वो मेरे से ये कहेगा, वही देश ना जिसमें जब विदेशी प्रतिनिधि आते हैं तुम्हारे देश के लोग कपड़े उतार देते हैं। मुझे इस चीज का जवाब चाहिए राहुल गांधी से। क्या वो मुझे शर्मसार करना चाहते हैं? वो किसे करना चाहते हैं? वो खुद जाके जिससे हाथ जोड़ना है कि उनके पार्टी के नेता जाके पाकिस्तान में कहते हैं हमें जिताओ, पता नहीं मुशर्रफ ने यहां के वोट देना है, किसने देना है, वो उनको ज्यादा पता होगा। लेकिन मुझे क्यों एक भारत के आम नागरिक को क्यों शर्मसार किया जा रहा है, इसका जवाब इस पार्टी को देना पड़ेगा। राहुल गांधी पर अब सवाल उठ रहे हैं, अगर आपको पता था तो भी और अगर आपको नहीं पता था तो भी। नहीं, तो ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में तो जो भी होता है उस पे गांधी परिवार पे ही सवाल उठते हैं और ये बात काफ़ी हद तक सच भी है कि वहाँ पे कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ा कार्यक्रम बिना उनकी सहमति के नहीं होता है। अब वो सहमति किस हद तक होती है और संबित पात्रा के पास क्या आधार हैं जो वो कह रहे हैं कि उनके घर पर प्लानिंग हुई, साजिश हुई। अगर साजिश है वाकई में तो अभी तक सरकार ने उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है, हम ये भी जानना चाहेंगे। ये साजिश का आरोप बार बार लगा देना हवा में बातें करने जैसा क्यों बन जाता है? आप साजिश लगा देते हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर जानलेवा हमला लोकसभा के अंदर हो जाता, कांग्रेस की महिलाएं उनके ऊपर हमला कर देती, फिर उसका आप कोई उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई आपकी तरफ से उसमें एक्शन नहीं लिया जाता है। तो ये साजिश का एक माहौल बनाने के लिए हवा में कोई जुमला उछाल देना और फिर आगे चले जाना। उसी तरह से हमने पहले पिछले लोकसभा के दौरान देखा था, एक उनके कोई सारंगी थे एमपी जो गिर गए तो हुआ कि राहुल गांधी ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। तो ये आप हर बार हमला कर दे रहे हैं, वो साजिश कर रहे हैं, ये आरोप लगा के शूट एंड स्कूट नहीं करिए। जिम्मेदारी सरकार की है, जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार के पास इतनी पुख्ता इंफॉर्मेशन है कि संबित पात्रा बिल्कुल नेशनलाइज्ड टेलीकास्ट में अपना प्रधानमंत्री के संबोधन की तरह संबोधन करके कह रहे हैं, तो फिर आप उस पर तुरंत कार्रवाई करिए। आप सिर्फ हवा में बात उछाल के आगे बढ़ जाइए, ये नहीं हो सकता है। आपके पास अगर सबूत है कि साजिश हुई है तो आप उस पर एक्शन लीजिए। वो एक्शन लेते आप दिखाई नहीं देते हैं, वो एक्शन 2-4 दिनों के बाद कहीं कोई चर्चा में नहीं आता है।
तो इस पे आरोपों के लिए सिर्फ आप एक माहौल बनाते हैं, ये सच नहीं है। अगर राहुल गांधी वाकई में देश के लिए इस तरह की साजिश कर रहे हैं तो ये हर किसी के लिए चिंता की बात है। तो सरकार ने फिर उनको क्यों इतनी खुली छूट दे रखी है? आप उनको पूरे देश में भगा तो रहे हैं अपना, उनके बयानों को लेके हर देश के कोने में केसेस हैं। एक केस ये क्यों नहीं लग रहा है कि उन्होंने संसद में प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला करने की साजिश की, उन्होंने AI समिट में इस तरह की प्रदर्शन की साजिश की, तो ये क्यों नहीं सरकार कह रही है, क्यों उससे भाग जा रही है? अवधेश सर, राजनीति इतनी चरम हो गई, इतनी परम हो गई कि देश की बात कोई नहीं कर रहा। वो जो अनुराग जी ने मुद्दा उठाया कि जब कोई कॉमन आदमी कोई काम के लिए, कोई पढ़ाई के लिए दूसरे देशों में जाएगा तो अच्छा वो AI समिट में जो सब कपड़े उतार के अर्धनग्न प्रदर्शन हुआ था, वहां वाले हो, देश की बात तो कोई कर ही नहीं रहा। और राहुल गांधी इसमें किस तरीके से जिम्मेदार हैं? बीजेपी के आरोपों में कितना दम आप देखते हैं? आपने जब अनुराग जी को कहा, प्रतीक्षा जी, की राहुल गांधी आपके पसंदीदा विषय है, तो सर मैंने ये कमेंट्स आते हैं कि अनुराग जी के पसंदीदा राहुल गांधी, इसलिए मैंने कोट कर दिया। हमने नहीं कहा कभी। नहीं, सुनिए, मुझे लगा आप कह रहे हैं कि आपके पसंदीदा नेता हैं, तो मैं जरा उसी हिसाब से इनको देखने लगा था। इनके ढेरों कमेंट्स आते हैं उस पर कि पसंदीदा नेता है। देखिए, अगर सोच यही है, पूरा षड्यंत्र इसके लिए है कि किसी ढंग से राहुल गांधी पर मुकदमे हो, उनको जेल में डाला जाए, पार्लियामेंट से उनको मुअत्तल किया जाए, उनकी सदस्यता खत्म की जाए, तो कम से कम मैं ये मानता हूं कि इस देश की सरकार को इतनी अकल होगी कि इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देगा। आप जो कुछ कर रहे हैं, जितने शर्मनाक हरकत करते हैं, आप करते रहिए, जनता उत्तर देगी। विश्व समुदाय को भी हम इतना नादान न माने। वर्ल्ड कम्युनिटी भी अब भारत में जिस ढंग से यहां सक्रिय है और देखती है, उसके सामने भी सब कुछ है। एक तरफ देख रहा है कि बाकी जो नागरिक व्यवस्था थी वो इन्होंने उठा दिया है। जिन लोगों को कष्ट हुआ, कष्ट मुझे भी हुआ, आज भी हुआ है, तो हम लोग कष्ट भुगते हैं, लेकिन कष्ट हम इससे ज्यादा भुगतने के आदी रहे हैं। हमने जो है ऐसे अवसरों पर लाठी चार्ज देखा है, स्वयं लाठी झेली है, जहां एक प्रदर्शनी और उसमें जा रहे हैं नेताओं को। मुझे लगता है कि जयदीप जी भी देखे होंगे, अभी भूल गए हैं इसलिए वो बोल रहे थे। मेरे सामान्य कोई नेता आ रहा है, हम लोग घुसने की कोशिश किए हैं, आज भी मेरे इस पांव में दर्द होता है, डैमेज हुआ है। उन सब हम लोगों ने इससे ज्यादा झेला है, ये तो बहुत कम है। जिन लोगों ने चूंकि झेला ही नहीं है, उनको लग रहा है हाँ हो गया। तो इसीलिए है, अव्यवस्था जो हुई है वो ठीक है, वो दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक का सिस्टम, हम तो उसी एरिया में रहते हैं, रोज होता है। लेकिन ट्रैफिक से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमारे कष्ट झेलते हुए देश जो है कितनी बड़ी छलांग की योजना से ये आयोजन कर रहा था। कई बार बिना कष्ट उठाए हुए, बिना सेक्रीफाइस किए हुए, बिना बलि चढ़ाए हुए, सब कुछ सुख सुविधा के साथ बड़ी उपलब्धियां नहीं होती है। जहां हमारा देश खड़ा है, वहां हजारों लाखों लोगों ने, जिनका नाम भी अलग अलग तरीके से कंप्रोमाइज करते हैं। तो वो एक हमको ऐसे अवसरों पर अपने माइंड को भी तैयार करना पड़ता है कंप्रोमाइज के लिए, कि हर चीज दुरुस्त हो, ऐसा संभव नहीं होता है। जितना संभव है दुरुस्त होना चाहिए। जो हो सकता था वो नहीं हुआ है, ये कमी की बात हो सकती है। हमने इससे बुरे दौर देखे हैं। राहुल, अब जब आते हैं, देखिए राहुल गांधी पर, तो राहुल गांधी जी का मेरी जो अभी तक समझ में आई है, वो लगातार मैं बोल रहा हूं कि इस समय दुनिया भर में आप देखेंगे ना, तो एक सर्किल बना हुआ है चारों तरफ, जिसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, नियो लेफ्ट कर दीजिए, कुछ कह दीजिए, वो उसके राहुल गांधी जी उसके पार्ट हमारे भारत में है। निशिकांत दुबे साहब कहे हैं कि ये तो अर्बन नक्सल है। और देखिए, अर्बन नक्सल का प्रयोग तो पी चिदम्बरम साहब ने किया था, उसमें हमने लेख भी लिखा था। अर्बन नक्सल का प्रयोग पहली बार गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने किया था उस शब्द को। वो अर्बन नक्सल का मतलब क्या होता है कि मैंने अगर, मान लीजिए मैंने अगर जयदीप जी के या आपके में एक प्रशंसा लिख दी, तो चारों तरफ से सोशल मीडिया पर ऐसी स्थिति पैदा करो कि मैं शर्मसार होकर उलट जाऊं अलग अलग तरीकों से, और जो गलत काम है उसी को सपोर्ट मिलने लगे। तो एक वातावरण बनाने का होता है। अब उसमें आप देखेंगी तो 16-17 साल के एक लड़की को दुनिया में पर्यावरण की हीरोइन बना दिया जाता है, ग्रेटा थनबर्ग को। एक जो है नाचने गाली वाली को वर्ल्ड की एक्टिविस्ट बना दिया जाता है। तो उस कल्चर और कैरेक्टर को स्वीकार करके जो देश की राजनीति कर रहा है, उससे आप इससे बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सेकंड, जो मेरी समझ में आई है कि अगर ये इंटाइटलमेंट है
कि भाई ये 2014 से 19 तो समझ में आ रहा था, 19 से 24, 24 से 29 कैसे हो रहा है। तो आप अगर इस लेवल तक आपके अंदर भाव है तो फिर आप किसी सीमा तक जा सकते हैं। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज राहुल गांधी का कितने शर्मनाक है। चरित्र हनन की राजनीति करते करते राहुल गांधी की राजनीति देश के चरित्र हनन तक पहुंच गई है। एपस्टीन फाइल से नरेंद्र मोदी का क्या लेना देना है? जिस फाइल की, उस फाइल के जिस रूप में बदनामी है, क्या उस रूप में कोई नाम है क्या? दुनिया में बहुत लोगों से बात हो सकती है, लेकिन आप अगर संसद के बाहर खड़े होकर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज क्योंकि अभी एपस्टीन फाइल में माल ज्यादा है, तो बिना कहे हुए भी आपके कार्यकर्ताओं में यह भाव जाता है कि हमको भी यही करना है। यह है, आप अगर कहते हैं कि पीएम इसलिए कंप्रोमाइज हो गया कि अडानी का एक केस है उसके दबाव में चलते हैं, तो फिर वो आपके कार्यकर्ताओं के लिए वही हो जाता है। आप अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात किसी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और अपनी महिला सांसदों को वहां तक भेज देते हैं। देखिए, हम लोगों ने, यहां के लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, मेरे पूर्णिमा जी को भी और पीयूष पंत भी पुराने पत्रकार हैं, अगर किसी को याद हो तो बोफोर्स कांड में 110 में से 106 लोकसभा सांसदों ने त्याग पत्र दे दिया था, लेकिन तब भी यह स्थिति पैदा नहीं हुई थी कि जाके प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेरो, जो स्थिति इस बार पहली बार पैदा हुई। और तो इस लेवल तक जब पार्लियामेंट में कर रहे हैं तो उनके कार्यकर्ता बाहर क्या कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं? जब आप विदेश में देश के बारे में कहते हैं तो विदेशी मेहमान के बीच में करिए। अगर पीड़ा यह है कि हर जगह विपक्ष के नेता मैक्रो आते हैं तब भी मिले, लूला डे सिल्वा आते हैं वो भी मिले, स्पेन के भी राष्ट्रपति आते हैं वो भी मिले, और जो यूनाइटेड नेशन के चीफ आते हैं वो भी मिले, तो ये तो फिर भी उनको तय करना है मुलाकात का, भारत तो नहीं। तो अगर वो चाहेंगे कि हमको मिलना है तो कोई रोकेगा थोड़े। आपने अपने को क्यों ऐसा बनाया है कि आपको कोई उसकी छटपटाहट में आपके लोग मतलब देश के चरित्र और देश को निर्वस्त करने में लगे हैं। तो इसलिए राहुल गांधी की ये जो पॉलिटिक्स है, ये केवल इतना नहीं है कि वो अपना दुश्मन आप हैं, ये बहुत भयानक है, ये डरावना पॉलिटिक्स है। यहीं से एनार्किस्ट वायोलेंट, यहीं से मतलब अराजक हिंसा का दौर पैदा होता है। राजनीति में मारकाट शुरू हो सकती है, गाली गलौज की नौबत आ सकती है, पार्लियामेंट में मारपीट हो सकती है। तो अभी ये देखना है कि राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है उससे निपटने का उपाय क्या हो सकता है। उपाय क्या होगा? अवधेश जी ने याद दिला दिया बोफोर्स का कि उस समय भी ऐसी स्थिति नहीं आई थी। वो भूल गए, उनकी सेलेक्टिव मेमोरी है कि मनमोहन सिंह खड़े होकर भाषण दे रहे हैं और उनके ऊपर सामने खड़े होकर विपक्ष के नेता, बीजेपी विपक्ष में है, उनके ऊपर कागज फाड़ फाड़ के फेंका जा रहा है। तो सेलेक्टिव एमनीजिया अच्छी चीज नहीं है राजनीति में अवधेश जी, हर चीज याद रखनी चाहिए। दोनों ही पक्ष को बहुत समझने की जरूरत है। कागज नहीं फेंका गया, निशिकांत की बात की थी, उस तरीके कागज बिल्कुल गलत वीडियो। सुनिए सुनिए मैं इसका सुनिए पूरा मैं इस बात को पूरी प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूँ, पार्लियामेंट में कागज फेंकने की फाड़े गए थे, पीएम के ऊपर फेंके गए थे या नहीं, ये देखने की बात है। नहीं, एक बार ममता बनर्जी ने फेंका था, उसके बाद 2016 से होगा। दूसरी मैं याद दिला रहा हूं, पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा हंगामा 2024 और 2014 और 13 में तेलंगाना बिल को लेकर के हुआ था। जब गृह मंत्री पर रहे थे तो स्वयं कांग्रेस के आंध्र प्रदेश के सांसदों ने उनको बोलने नहीं दिया, लोकसभा का प्रसारण बंद करना पड़ा। और लोग आते थे ये पहन के, क्या बोलते हैं उसको, हेलमेट पहन के सांसद आने लगे थे। मिर्च का स्प्रे हुआ था और सोनिया गांधी जी को 24 फरवरी में डेट बोल रहा हूं, बीजेपी वाले भी यही करते रहे। तेलंगाना बिल पास कराने के लिए सारे दरवाजे बंद वालों को क्यों आप जो है अपनी पार्टी के लोगों के यही तो शर्मनाक है ना सर, क्या करें, यही तो विडंबना है देश की, हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत की बात है, आरोप दूसरे पर लगाया जा रहा है। सर ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी। नहीं, यही बात है कि देखिए आप सेलेक्टिवली नहीं कर सकते, बीजेपी वाले भी ये करते रहे हैं। आप बीजेपी का क्लियर कट ये वीडियो राहुल और कांग्रेस इसकी जिम्मेदारी लेंगे या नहीं, ये कहेंगे कि नहीं कि ये गलत था, प्रदर्शन करना ठीक था, डेटा की बात ठीक थी, ये कार्यक्रम मोदी का नहीं था, ये कार्यक्रम बीजेपी का नहीं था, ये कार्यक्रम भारत का था। कांग्रेस जिम्मेदारी लेगी या नहीं इस गलती की? हाँ देखिए, कांग्रेस को लेनी चाहिए, वैसे कांग्रेस की आदत नहीं है लेने की, चूंकि पॉलिटिकल पार्टी है और उसके जो मूव होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के मूव पॉलिटिकल होते हैं। और लेकिन निश्चित रूप से ये एक देश का कार्यक्रम था। लेकिन ये कहना कि बदनामी, तो मुझे लगा बदनामी तभी शुरू हो गई थी जब डेलीगेट्स को बाहर किया गया, उनके सामान गायब हुए, क्योंकि पूरा इंटरनेशनल वहाँ पे डेलीगेशन था, लोग थे हाई जो टॉप के लोग थे वहाँ पे पूरी इंडस्ट्री के। तो देश से ज़्यादा बदनाम जो यूथ कांग्रेस ने किया वो निश्चित रूप से गलत किया गया। जिस तरीका उनका था गलत था बिल्कुल। शायद वो जगह भी उनको नहीं चूज़ करनी थी क्योंकि वो एक आयोजन बड़ा था। लेकिन उससे बड़ी बदनामी जो देश की हुई है
की है, लोग मतलब हंस रहे हैं कि आप ये क्या पेश कर रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया है अभी, और ये तथ्य है कि आपने कुछ नहीं किया, रिसर्च तक तो आप कर नहीं रहे हैं। आप मैसेज ही कर, आप कह रहे हो कि उसमें बहुत माल है, आपके नीचे का जो कार्यकर्ता है वो समझेगा नहीं मेरे तो नेता ये कह रहे हैं तो मुझे भी तो इसी टाइप का कुछ करना है, कपड़े उतार के खड़े हो गए, अब बताइए क्या करेंगे। तो वही होता है, निशिकांत दुबे जो है अगर राज्यसभा में जिस तरह की बात करते हैं और कांग्रेस को लेके या राहुल गांधी को लेके या सोनिया गांधी किसके शह पे करते हैं, निश्चित रूप से वही बात होती है। टॉप का अगर झंडी नहीं होगी तो नीचे कार्यकर्ता नहीं करेगा, कार्यकर्ता पर निश्चित रूप से वो प्रभाव पड़ता है टॉप का। यही बीजेपी में हो रहा है, बीजेपी में जो छूट मिली है, जो भाषा का जो स्तर गिरा है, तो वो टॉप से है, क्योंकि टॉप से कोई कंट्रोल नहीं है। निशिकांत दुबे की पीठ थपथपा दी जाती है। एक मीटिंग में एनडीए की थी या बीजेपी की शायद मीटिंग थी, उसमें तारीफ कर दी थी मोदी जी ने उसकी, तो उनको खुली छूट और मिलती कि हाँ भाई मेरा नेता तो मुझे बकअप कर रहा है। तो ये होता है, देखिए, इसीलिए जो टॉप लीडरशिप है उसको सोचना चाहिए इस बारे में कि वो किस तरह की चीज़ों को अलाउ कर रही है। तो राहुल गांधी ने अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो निश्चित रूप से राहुल गांधी को भी जिम्मेदार उसका कहा सकता है, उसी तरह जिस तरह से मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि निशिकांत दुबे जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। मैं यही पूछ रही थी राकेश सर, इस वक्त कांग्रेस, राहुल गांधी, जैसा कि आपने कहा भी कि अगर जो प्रमुख है अगर उस तक ये मैसेज नहीं जाता है कि हाँ भाई हम ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं, टी शर्ट छपवा दिया, QR कोड बनवा लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, इसका मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि ये कोई संयोग हुआ होगा प्रदर्शन, ये पूरी तरह से प्रयोग था। राहुल, देखिए क्या है ना कि राहुल जी की यदि आप बात करिए तो राहुल जी को तो मैं ईश्वर निर्मित रोबोट मानता हूँ। वो जिस दिन अपने से सोचना समझना शुरू कर देंगे उस दिन से कांग्रेस में और देश में उनका कद बढ़ जाएगा। उनको जो फीड किया जाता है वो वही करते हैं, उनको फीड किया गया होगा। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि उनको 2 फीडिंग दी जाती है, इससे हेडलाइन बनेगा और इससे सरकार बैक फुट पे जाएगी। सर सब उल्टा पड़ रहा है, कौन फीड दे रहा है ये इस योजना को लेके भी कि जब हम AI समिट के भारत मंडपम पे जाके प्रदर्शन करेंगे, उससे अंतिम दिन जब AI समिट समाप्त हो रही है उस दिन हम हेडलाइन बनेंगे दुनिया भर के न्यूज एजेंसियों में और सरकार बैक फुट पे रहेगी। तो योजना बना के जब उनको बताया गया होगा तो उनने कहा होगा ओके, क्योंकि ये दोनों चीज़ें उनको बहुत पसंद है। राहुल गांधी जी का जहाँ तक वो है तो यदि सोचने समझने की बात होती तो कभी भी वो अनर्गल बात नहीं करते और 14 से 24 के बीच में आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमों में उनको जमानत लेके नहीं घूमना पड़ता। तो मैं राहुल जी को दोष बिल्कुल नहीं देता हूँ। राहुल जी की जो कोठरी में बैठे हुए लोग हैं वो भी राहुल गांधी जी के जैसे ही हैं। आरोप की जहाँ तक आप बात करते हैं, देखिए आरोप जो है वो किसी भी नैरेटिव की नींव होती है। आरोप कभी तथ्यों पे नहीं होता, उसको तथ्यों की आवश्यकता नहीं होती। वो नैरेटिव बनाने के लिए नींव डालता है आरोप, और यदि नैरेटिव थोड़ा सा बिल्डअप करता है तो आप फिर समझिए वही आरोप आगे चल के एक इमारत का रूप ले लेता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाया गया है वो एक नैरेटिव तैयार किया गया है गांधी परिवार के लिए, और यदि वो नैरेटिव थोड़ा सा स्पार्किंग हुआ तो आप देखेगा आने वाले समय में एक बड़ा इमारत आपको खड़ी हुई दिखाई देगी। कांग्रेस की जो आप बात कर रही हैं बार बार कि कांग्रेस स्वीकार करेगी क्या, अरे कांग्रेस तो छाती ठोक के स्वीकार कर रही है, कर भी ली कि अच्छा किया, हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अच्छा किया। अब वो बार बार ये बोल रहे हैं कि युवाओं के मन में गुस्सा है, युवा अपना गुस्सा कहाँ निकालें। अरे क्या गुस्सा निकालने के लिए आपको वही स्थान मिला है क्या? तो इसलिए समय और स्थान ये दोनों को लेकर कांग्रेस आलोचना से घिरी हुई है, खासकर जब एक राष्ट्रीय पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान समय में नेता प्रतिपक्ष के निर्देश या उनकी सहमति से इस तरह का कार्य होता है तो निश्चित तौर पे पार्टी की भी छवि धूमिल होती है, नेता की भी छवि धूमिल होती है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या लचर नेतृत्व के चलते ही पूरी की पूरी जो संगठनात्मक ढांचा वो भी लचर हो चुका है क्या? और मुझे लगता है कांग्रेस जो 29 को लेकर एक अभियान चला रही है वो अभियान में ये पेड़ हरा भरा होने की जगह पे एक एक टहनी सूखती हुई जा रही है।
बहुत सारी बातें आपने पहली बार में कह दी कि ये समिट इतना दिव्य और भव्य है, ये भविष्य की नींव रखने वाला समिट है, लेकिन फिर भी हमारे विपक्ष के नेता इस तरीके की बातें कह जाते हैं। मैं राहुल पर ही आपसे भी बात करूंगी। आप पिछली बार भी राहुल के लिए कह रहे थे कि उनके लिए बहुत बड़ा मौका है ये कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो कि पैरेलल पीएम के होता है। फिर भी इस तरीके की चूक उनके थिंक टैंक, मतलब कैसे वो उनके फायदे के हिस्से भी नहीं आती चीज़ें, अगर वो इस तरीके की चीज़ें करते हैं या कहते हैं तो भी कहाँ चूक हो रही है राहुल गांधी से बतौर नेता प्रतिपक्ष? दो ही जगह पे चूक हो रही है, खुद में समझ है नहीं और दूसरे से लेना नहीं, वो किससे लेना है तय नहीं कर पा रहे। सबसे पहले तो उनको बहुत गहरे आत्मावलोकन की ज़रूरत है और दूसरी ज़रूरत है उनको एक बहुत अच्छे सलाहकार की, जिसकी सलाह बुरी लगे, कड़वी लगे, उसके बावजूद वो उसको सुन सकें धैर्यपूर्वक और उस पर अमल कर सकें। बहुत सुनहरा अवसर है इस वक्त नेता प्रतिपक्ष के लिए, और अब संयोग कहें, दुर्योग कहें, कुछ भी कहें, उस नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर इस वक्त राहुल गांधी बैठे हैं, क्योंकि 2014 से लेकर अब 26 तक इस सरकार ने धड़ाधड़ अपना विजय रथ, जो धारा 370 और अयोध्या और 3 तलाक से निकालते हुए इतने बड़े बड़े पड़ाव पार कर लिए कि वो वहां पर खड़े हैं जहां पर कुछ आत्ममुग्धता और कुछ एंटी इनकम्पेंसी का दौर है। पिछले बार के लोकसभा चुनावों की 240 सीटें ये बता चुकी हैं, लेकिन उसको करेक्शन करने में भाजपा ने जितनी तेजी दिखाई, उसके आगे अपने मुद्दों को ले जाने में विपक्ष कहीं वो तेजी नहीं दिखा पाया। बहुत अच्छी बात कही थी रामकृपाल जी ने, अब इंडिया अलायंस ऐसा है, बना तो चुनाव के लिए था, पर चुनाव के अलावा हर मंच पर वो साथ में, सिर्फ चुनाव में वो साथ में नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि व्यवस्था की कमियों को और सरकार की कमियों को मुखरता से, मजबूती से उजागर करने के लिए हमारे पास ना तो मजबूत विपक्ष है और ना मजबूत नेता प्रतिपक्ष। बहुत अपने पूरे करियर की सबसे सुनहरे अवसर पर खड़े हैं राहुल गांधी, जहां से वो सही मुद्दे सही तरीके से, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, सही मुद्दे सही तरीके से उठाकर उन लोगों की आवाज बन सकते हैं जिनको कमियां नजर आती है। और कमियां रहती हैं, कोई भी परिपूर्ण नहीं होता, मनुष्य परिपूर्ण नहीं है, सरकार परिपूर्ण नहीं है, व्यवस्था। भाई नेता और मंत्रियों ने अच्छा सोचा कि हम, जब चीन आगे बढ़ रहा, अमेरिका आगे बढ़ रहा, हम कुछ कदम पीछे रह गए, तो एक अच्छी एआई समिट करते हैं। और दुनिया में जितनी एआई समिट्स हुई है ना, उसमें 2000, 2500, 15000, 20000 ही लोग आ पाए हैं और बहुत छोटा स्तर रहा है। इतने सारे तकनीकी दिग्गज, इतने सारे राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर नहीं आए हैं। चीन की आंख में फूटी आंख नहीं सुहारा, अमेरिका खुद इसको, क्योंकि अमेरिका के जो लोग अमेरिका में निवेश किए हुए एआई की तकनीक पे, वो सारे हमारे मंच पे आए हैं। वो इसलिए भी आए हैं कि अब भारत से बड़ा बाजार नहीं है एआई का। एआई के यूसेज में दुनिया से बहुत आगे हैं। खुद सैम अल्टमैन का जो इस पूरी कॉन्क्लेव के बाद का दिया हुआ बयान है, वो द्योतक है कि ये लोग यहां पर क्यों हैं। आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले शायद एक समिट में वो आए थे और उनका मैंने भाषण सुना था, और तब उनसे पूछा गया था कि क्या भारत ऐसा कर पाएगा। अरे बहुत बड़ी चीज है, आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। बड़े मजाहिया, बड़े तंज भरे और बड़े चुभने वाले लहजे में कहा था। वही सैम अल्टमैन कह रहे हैं कि आपके यहां पर जो यूसेज है मेरे कोडेक्स का, आपके यहां पर जो यूसेज है चैट जीपीटी का, वो भयानक है। तो भारत ने जिस तेजी से इस तकनीक को अपनाया है, उसके रूप में वो बाजार में देख रहे हैं, और भारत को ही देखना है कि हम अपने बाजार के लिए खुद क्या करें, और उसके लिए इनको लाना जरूरी था। और उस सारी जरूरतों को समझते हुए जिसने भी इसको संजोया, अच्छी बात है, लेकिन कमियां भी थी ना। अब उन कमियों को उजागर करने वाली रणनीति पर अगर विपक्ष और राहुल गांधी काम नहीं कर सकते हैं, तो इसको दुर्भाग्य ही कह सकते हैं। किस मुद्दे को उठाना, किसको नहीं उठाना, किस तरीके से उठाना, कितना उठाना, यही तो सबसे बड़ा संतुलन होता है राजनीति का, जो आपकी सफलता और विफलता के बीच में खड़ा होता है। बिल्कुल, विरोध लोकतंत्र की आत्मा है। सर ने पूरा समअप कर ही दिया है कि बहुत दिव्य और भव्य ये कार्यक्रम हुआ है, और इस तरह की किसी घटना से भारत या राष्ट्र पर उसका इम्पैक्ट कैसा आएगा, ये हमें और आपको भी सोचने की जरूरत है। हम नागरिक भी अपने देश के प्रति उतने ही प्रतिबद्ध हैं जितने वो नेता जिन्हें हम चुन कर भेजते हैं। फिलहाल विरोध के इस तरीके ने कांग्रेस को तो बैकफुट पर ला ही दिया है, देश को भी शर्मसार किया है। उम्मीद है कि इस तरीके की घटनाएं भारत और आने वाले इस तरह के जो तमाम समिट भारत जिसे आयोजन के रूप में करेगा, उस पर इसका असर ना दिखाई पड़े। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का भी।